आज जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, देवकीनंदन खत्री के लिखे बेहतरीन रचनाओं में से सर्वप्रथम रचना जो कालजयी रचना रही है, जिसका नाम चंद्रकांता है, जिसके ऊपर कई तरह के टीवी सीरियल भी बन चुके हैं, मैं उसे ही आपके सामने थोड़ा थोड़ा करके प्रस्तुत करूंगा, जिससे आपकी रुचि बनी रहे और आप हिंदी के शब्दों में दृश्यों को कैसे पिरोया जा सके इसे समझ सकें। सर्वप्रथम मैं संपादकीय जो उस ज़माने में लिखी गई थी उनके लिए, उसके कुछ अंश आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। श्री देवकीनंदन खत्री हिंदी साहित्य के क्रांतिकारी लेखक हैं। खत्री जी के क्रांति के कई आयाम हैं। एक आयाम की चर्चा बार बार आती है कि इनके उपन्यासों ने हिंदी साहित्य में ऐसा चमत्कार पैदा किया कि लोगों को हिंदी सीखने के लिए मजबूर होना पड़ा। चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति को पढ़ने के लिए लोग हिंदी सीखने लगे। बिना किसी बैर विरोध या जोर जबरदस्ती के साहित्य की दुनिया में खत्री जी का डंका बनने लगा। बिना किसी जद्दोजहद के खत्री जी हिंदी साहित्य के बादशाह बन गए, बल्कि हिंदी भी प्रतिष्ठित हुई। खत्री जी ने इसके बाद भी कई उपन्यास लिखे, जिसकी श्रृंखला इस वीडियो के क्रम में चलते चलते वहां तक भी हम लोग पहुंचेंगे। उन्होंने बिना श्रृंखला वाली भी कुछ कहानियां लिखी हैं जो कि काफ़ी रुचिकर और अच्छी हैं, जिसे मैं बीच में लेकर आऊँगा। वैसे आज अब हम लोग इस चंद्रकांता कहानी को आगे बढ़ाते हैं। चंद्रकांता कहानी का पहला भाग, पहला बयान मैं बयान करता हूँ आपके लिए। शाम का वक्त है, कुछ कुछ सूरज दिखाई दे रहा है। सुनसान मैदान में एक पहाड़ी के नीचे दो शख्स, वीरेंद्र सिंह और तेज सिंह, एक पत्थर की चट्टान पर बैठे आपस में कुछ बातें कर रहे हैं। वीरेंद्र सिंह की उम्र 21 या 22 वर्ष रही होगी। यह नौगढ़ के राजा सुरेंद्र सिंह का इकलौता लड़का है। तेज सिंह राजा सुरेंद्र सिंह के दीवान जीत सिंह का प्यारा लड़का और कुंवर वीरेंद्र सिंह का जिगरी दोस्त है। बड़ा चालाक और फुर्तीला, कमर में सिर्फ खंजर बांधे, बगल में बटुआ लटकाए, हाथ में कमंद लिए, बड़ी तेजी के साथ चारों तरफ देखता और इनसे बातें करता जाता है। इन दोनों के सामने एक घोड़ा कसा कसाया दुरुस्त पेड़ से बंधा हुआ है। कुंवर वीरेंद्र सिंह कह रहे हैं, भाई तेज सिंह, देखो मोहब्बत भी क्या बुरी बला है जिसने इस दर्जे तक पहुंचा दिया। कई दफा तुम विजयगढ़ की राजकुमारी चंद्रकांता की चिट्ठी मेरे पास लाए और मेरी चिट्ठी उस तक पहुंचाई, जिसे साफ मालूम होता है कि जितनी मोहब्बत मैं चंद्रकांता से करता हूं, उतनी ही चंद्रकांता मुझसे करती है और हमारे राज्य से उसके राज्य के बीच सिर्फ 5 कोस का ही फासला है। इस पर भी हम लोगों के लिए कुछ करते नहीं बन पड़ता है। देखो, इस खत में भी चंद्रकांता ने यही लिखा है कि जिस तरह बने जल्दी मिल जाओ। तेज सिंह ने जवाब दिया, मैं हर तरह से आपको वहां ले जा सकता हूं, मगर एक तो आजकल चंद्रकांता के पिता महाराज जयसिंह ने महल के चारों तरफ सख्त पहरा बैठा रखा है। दूसरे, उनके मंत्री का लड़का क्रूर सिंह उस पर आशिक हो रहा है। ऊपर से उसने अपने दोनों अय्यारों, अय्यार का अर्थ होता है जासूस आज के ज़माने के हिसाब से, लेकिन अय्यार एक खास प्रकार के उस ज़माने के ताकीद हुआ करते थे या
सेवादार हुआ करते थे राजाओं के, जो हर तरह का काम करते थे। विशेषकर उनका काम था दौड़ना, भागना और राजा से जुड़े हुए ऐसे काम करना जिससे कि राजा का राज चलता रहे। उसकी रक्षा के लिए वो लोग कमिटेड होते थे और हमेशा उनका एक ही धर्म होता था। एक बार उन्होंने अगर किसी राजा के यहाँ नौकरी कर ली तो फिर वो कभी पलट कर दूसरे राजा के बारे में या दूसरे के बारे में नहीं सोचते थे। मुख्य रूप से इसे हम आज के जासूस के रूप में कह सकते हैं, लेकिन जासूस उस जमाने में भी हुआ करते थे, लेकिन अय्यार उससे ज़्यादा। इसकी और एक खासियत होती थी, ये अपने रूप बदलने में माहिर हुआ करते थे। आज के ज़माने के हिसाब से हम कह सकते हैं कि कुछ बहरूपा जो हम लोग देखा करते हैं वह अय्यार के ज़माने के लोगों में से ही, उसके वंशज में से हैं, क्योंकि वह देखेंगे तो वह रूप बदलने में माहिर होते हैं। लेकिन जैसे जैसे अय्यारों की ज़रूरत कम पड़ती गई राजा रियासतों में, उन्होंने नए तरह के रोजगार पकड़ लिए। तो मैं फिर से आगे बढ़ता हूँ। ऊपर से उसने अपने दोनों अय्यारों को, जिनका नाम नाजिम अली और अहमद खां है, इस बात की ताकीद कर दी है कि बराबर वे लोग महल की निगरानी किया करें। इस बात की ताकीद कर दी है कि बराबर वे लोग महल की निगहबानी क्या करें, क्योंकि आपके मोहब्बत का हाल क्रूर सिंह और उसके अय्यारों को बखूबी मालूम हो गया है। चाहे चंद्रकांता क्रूर सिंह से बहुत ही नफरत करती है और राजा भी अपनी लड़की अपने मंत्री के लड़के को नहीं दे सकता है, फिर भी उसे उम्मीद बंधी हुई है और आपकी चाहत उसे बहुत बुरी मालूम होती है। अपने बाप के जरिए उसने महाराज जयसिंह के कान तक आपकी चाहत का हाल पहुंचा दिया है। इसी सबब से पहरे की यह सख्त ताकीद हो गई है। आपको ले चलना मुझे पसंद नहीं, आपको ले चलना मुझे पसंद नहीं, जब तक कि मैं वहां जाकर फसादियों को गिरफ्तार ना कर लूं। इस वक्त मैं फिर विजयगढ़ जाकर चंद्रकांता और चपला से मुलाकात करता हूँ, क्योंकि चपला अय्यारा चंद्रकांता की प्रिय सखी है और जो चंद्रकांता को जान से ज्यादा मानती है। सिवाय इस चपला के मेरा साथ देने वाला वहां कोई नहीं है। जब मैं अपने दुश्मनों की चालाकी और कार्रवाई देखकर लौटूं, तब आपके चलने के बारे में राय दूंगा। कहीं ऐसा ना हो कि बिना समझे बुझे काम करके हम लोग वहां गिरफ्तार हो जाएं। वीरेंद्र सिंह कहते हैं, जो मुनासिब समझो करो, मुझको तो सिर्फ अपनी ताकत का भरोसा है, लेकिन तुमको अपनी ताकत और अय्यारी दोनों का। तेज सिंह, मुझे यह भी पता लगा है कि हाल ही में क्रूर सिंह के दोनों अय्यार नाजिम और अहमद यहाँ आकर पुनः हमारे महाराज के दर्शन कर गए हैं। न मालूम किस चालाकी से आए थे, अफसोस उस वक्त मैं यहाँ न था। वीरेंद्र सिंह कहते हैं, मुश्किल तो यह है कि तुम क्रूर सिंह के दोनों अय्यारों को फंसाना चाहते हो और वे लोग तुम्हारी गिरफ्तारी की तैयारी की फिक्र में हैं। परमेश्वर ही कुशल करे। खैर, अब तुम जाओ और जिस तरह बने चंद्रकांता से मेरी मुलाकात का बंदोबस्त करो। तेज सिंह फौरन उठ खड़े हुए और वीरेंद्र सिंह को वहीं छोड़ पैदल विजयगढ़ की तरफ रवाना हुए। वीरेंद्र सिंह भी घोड़े को दरख्त से खोलकर उस पर सवार हुए और अपने किले की तरफ चले गए। दूसरा बयान। विजयगढ़ में क्रूर सिंह, इसकी भी उम्र 21 या 22 वर्ष की है और इसके जो अय्यार हैं वह भी कम उम्र के ही हैं। विजयगढ़ में क्रूर सिंह अपनी बैठक में बैठा नाजिम और अहमद दोनों अय्यारों के साथ बातें कर रहा है। क्रूर सिंह, देखो नाजिम, महाराज का तो ये ख्याल है कि मैं राजा होकर मंत्री के लड़के को कैसे दामाद बनाऊं, और चंद्रकांता वीरेंद्र सिंह को चाहती है। अब कहो कि मेरा काम कैसे निकले। अगर सोचा जाए कि चंद्रकांता को लेकर भाग जाऊं तो कहाँ जाऊं, कहाँ रहकर आराम करूं। फिर भगा ले जाने के बाद मेरे बाप की महाराज क्या दुर्दशा करेंगे। इससे तो यही मुनासिब होगा
कि पहले वीरेंद्र सिंह और उसके यार तेज सिंह को किसी तरह गिरफ्तार कर किसी जगह ले जाकर खपा दिया जाए कि 1000 वर्ष तक उसका पता ना लगे। इसके बाद मौका पाकर महाराज को मारने की फिक्र की जाए। फिर तो झट गद्दी का मालिक बन जाऊंगा और तब अलबत्ता अपनी जिंदगी में चंद्रकांता से ऐश कर सकूंगा। मगर यह तो कहो कि महाराज के मरने के बाद में गद्दी का मालिक कैसे बनूंगा? लोग कैसे मुझे राजा बनाएंगे? नाजिम बोलता है, हमारे राजा के यहाँ बनिस्पत हिंदुओं के मुसलमान ज्यादा हैं। उन सभी को आपकी मदद के लिए मैं राजी कर सकता हूँ और उन लोगों से कसम खिला सकता हूँ कि महाराज के बाद आपको राजा माने। मगर शर्त यह है कि काम हो जाने पर आप भी हमारे मुस्लिम मजहब को कबूल करें। क्रूर सिंह, अगर ऐसा है तो तुम्हारी शर्त मैं दिलो जान से कबूल करता हूँ। अहमद बोलता है, तो बस ठीक है, आप इस बात का इकरारनामा लिखकर मेरे हवाले कर दें। मैं सब मुसलमान भाइयों को दिखलाकर उन्हें अपने साथ मिला लूंगा। क्रूर सिंह के काम हो जाने पर मुस्लिम मजहब इख्तियार करने का इकरारनामा लिखकर फौरन नाजिम और अहमद के हवाले किया। इस पर अहमद ने क्रूर सिंह से कहा, अब सब मुसलमानों को एक दिल कर लेना हम लोगों के जिम्मे है। इसके लिए आप कुछ ना सोचिए। हाँ, हम दोनों आदमियों के लिए भी एक इकरारनामा इस बात का हो जाना चाहिए कि आपके राजा होने पर हम ही दोनों वजीर मुकर्रर किए जाएंगे। तब हम लोगों की चालाकी का तमाशा देखिए कि बात की बात में जमाना कैसे पलट देते हैं। क्रूर सिंह ने झटपट इस बात का भी इकरारनामा लिख दिया, जिससे दोनों बहुत ही खुश हुए। इसके बाद नाजिम ने कहा, इस वक्त हम लोग चंद्रकांता के हालचाल की खबर लेने जाते हैं, क्योंकि यह शाम का वक्त बहुत अच्छा है। चंद्रकांता जरूर बाग में गई होगी, अपनी सखी चपला से अपनी विरह कहानी कहती होगी। इसलिए हमको इसका पता लगाना होगा कि आजकल वीरेंद्र सिंह और चंद्रकांता के बीच क्या हो रहा है। यह कहकर दोनों यार क्रूर सिंह से विदा हुए। तीसरा बयान। कुछ दिन बाकी है। चंद्रकांता, चपला और चंपा बाग में टहल रही है। भीनी भूनी फूलों की महक धीमी हवा के साथ मिलकर तबीयत खुश कर रही है। तरह तरह के फूल खिले हुए हैं। बाग के पश्चिम की तरफ वाले आम के घने पेड़ों की बहार और उसमें पत्तों से छन छन कर आती सूरज की किरणों की चमक एक अजीब ही मजा दे रही है। फूलों की क्यारियों में पानी का अच्छी तरह छिड़काव किया हुआ है। फूलों के दरख्त भी अच्छी तरह पानी से धोए हैं। कहीं गुलाब, कहीं जूही, कहीं बेला, कहीं मोतिये की क्यारियां अपना अपना मजा दे रही हैं। एक तरफ बाग से सटा हुआ ऊंचा महल और दूसरी तरफ सुंदर सुंदर बुर्जियां अपनी बहार दिखला रही हैं। चपला, जो चालाकी के फन में बड़ी तेज और चंद्रकांता की प्रिय सखी है, अपने चंचल हाव भाव के साथ चंद्रकांता को साथ लिए चारों ओर घूमती और तारीफ करती हुई खुशबूदार फूलों को तोड़ तोड़ कर चंद्रकांता के हाथ में दे रही है। मगर चंद्रकांता को वीरेंद्र सिंह की जुदाई में ये सब बातें कब अच्छी मालूम होती। उसे तो दिल बहलाने के लिए उसकी सखियां जबरदस्ती बाग में खींच लाई हैं। चंद्रकांता की सखी चंपा तो गुच्छा बनाने के लिए फूलों को तोड़ती हुई मालती लता के कुंज की तरफ चली गई। लेकिन चंद्रकांता और चपला धीरे धीरे टहलती हुई बीच के फव्वारे के पास की तरफ चली गई। लेकिन चंद्रकांता और चपला धीरे धीरे टहलती हुई बीच के फव्वारे के पास जा निकली और उसकी चमकदार टोटियों से निकलते हुए जल का तमाशा देखने लगी। चपला बोली, ना मालूम चंपा किधर गई।
चंद्रकांता बोली, कहीं इधर उधर घूमती होगी। चपला, 2 घड़ी से ज्यादा हुआ है कि हम लोगों के साथ नहीं है। चंद्रकांता, देखो वह आ रही है। चपला, इस वक्त तो उसकी चाल में फर्क मालूम होता है। इतने में चंपा आकर फूलों का एक गुच्छा चंद्रकांता के हाथ में दिया और कहा, देखिए यह कैसा अच्छा गुच्छा बना लाई हूं। अगर इस वक्त कुंवर वीरेंद्र सिंह होते तो इसको देखकर मेरी कारीगरी की तारीफ करते और मुझको बहुत कुछ इनाम देते। वीरेंद्र सिंह का नाम सुनते ही यकायक चंद्रकांता का अजब हाल हो गया। भूली हुई बात फिर याद आ गई। कमल मुख मुरझा गया, ऊंची ऊंची सांस लेने लगी, आंखों से आंसू टपकने लगे, धीरे धीरे कहने लगी, न मालूम विधाता ने मेरे भाग्य में क्या लिखा है, न मालूम मैंने उस जन्म में कौन से पाप किए हैं जिनके बदले यह दुख भोगना पड़ा। देखो पिताजी को क्या धुन समाई है, कहते हैं कि चंद्रकांता को कुंवारी ही रखूंगा। हाय, वीरेंद्र सिंह के पिता ने शादी कराने के लिए कैसी कैसी खुशामदें की, मगर दुष्ट क्रूर के बाप कुपत सिंह ने उनको ऐसा अपने बस में कर रखा है कि कोई काम नहीं होने देता। और उधर कमबख्त क्रूर मुझसे दिल लगी करना चाहता है। यकायक चपला ने चंद्रकांता का हाथ पकड़कर जोर से दबाया, मानो चुप रहने के लिए इशारा किया हो। चपला के इशारे को समझकर चंद्रकांता चुप हो गई और चपला का हाथ पकड़कर फिर बाग में टहलने लगी, मगर अपना रुमाल जानबूझकर उसी जगह गिराती गई। थोड़ी दूर आगे बढ़कर उसने चंपा से कहा, सखी देखो तो फव्वारे के पास कहीं मेरा रुमाल गिर पड़ा है। चंपा रुमाल लेने फव्वारे की तरफ चली गई। तब चंद्रकांता ने चपला से पूछा, सखी तूने बोलते समय मुझे यकायक क्यों रोका। चपला ने कहा, मेरी प्यारी सखी, मुझको चंपा पर सुबह हो गया है, अर्थात शंका हो गया है। उसकी बातें और चितवनों से मालूम होता है कि वह असली चंपा नहीं है। इतने में चंपा ने रुमाल लाकर चपला के हाथ में दिया। चपला ने चंपा से पूछा, सखी कल रात को मैंने तुझे जो कहा था सो तूने किया। चंपा बोली, नहीं मैं तो भूल गई। तब चपला ने कहा, भला वह बात तो याद है या वह भी भूल गई। चंपा बोली, बात तो याद है। तब फिर चपला ने कहा, भला दोहरा के मुझसे कह तो सही, तब मैं जानूं कि तुझे याद है। इस बात का जवाब न देकर चंपा ने दूसरी बात छेड़ दी, जिससे शक की जगह यकीन हो गया कि यह चंपा नहीं है। आखिर चपला यह कहकर कि मैं तुझसे एक बात कहूंगी, चंपा को एक किनारे ले गई और कुछ मामूली बातें करके बोली, देख तो चंपा, मेरे कान से कुछ बदबू आ रही है, क्योंकि कल से कान में दर्द है। नकली चंपा चपला के फेर में पड़ गई और फौरन कान सूंघने लगी। चपला ने चालाकी से बेहोशी की बुकनी कान में रखकर नकली चंपा को सूंघा दिया, जिसके सूंघते ही चंपा बेहोश होकर गिर पड़ी। चपला ने चंद्रकांता को पुकार कर कहा, आओ सखी, अपनी चंपा का हाल देखो। चंद्रकांता ने पास आकर चंपा को बेहोश पड़ी हुई देखा तो चपला से कहा, सखी कहीं ऐसा न हो कि हमारा ख्याल धोखा ही निकले और पीछे चंपा से शर्माना पड़े। नहीं, ऐसा नहीं होगा, कहकर चपला चंपा को पीठ पर लाद फव्वारे के पास ले आई और चंद्रकांता से बोली, तुम फव्वारे से चुल्लू भर पानी इसके मुंह पर डालो, मैं धोती हूं। चंद्रकांता ने ऐसा ही किया। चपला खूब रगड़ रगड़ कर उसका चेहरा धोने लगी। थोड़ी देर में चंपा की सूरत बदल गई और साफ नाजिम की सूरत निकल आई। देखते ही चंद्रकांता का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह बोली, सखी इसने तो बड़ी बेअदबी की, देखो तो अब मैं क्या करती हूँ। कहकर चपला नाजिम को फिर पीठ पर लाद बाग के कोने में ले गई, जहाँ बुर्ज के नीचे एक छोटा सा तहखाना था। उसके अंदर बेहोश नाजिम को ले जाकर लिटा दिया और अपने अय्यारी के बटुए में से
मोमबत्ती निकाल कर जलाई। एक रस्सी से नाजिम के पैर और दोनों हाथ पीठ की तरफ खूब कसकर बांधे और डिबिया से लखलखा निकालकर उसको सुंघाया। लखलखा एक प्रकार का मिट्टी में खास तरह के रसायन को मिलाकर बनाया जाता है जो बेहोशी तोड़ने के काम में आता है उस जमाने में। जिससे नाजिम ने एक छींक मारी और होश में आकर अपने को कैद और बेबस देखा। चपला कोड़ा लेकर खड़ी हो गई और मारना शुरू किया। माफ करो, मुझसे बड़ा कसूर हुआ, अब मैं ऐसा कभी न करूंगा, बल्कि इस काम का नाम भी न लूंगा। आधी बातें कहकर नाजिम चिल्लाने और रोने लगा, मगर चपला कब सुनती थी। वह कोड़े बरसाए ही गई और बोली, सब्र कर, अभी तो तेरी पीठ की खुजली भी ना मिटी होगी। तू यहाँ क्यों आया था? क्या बाग की हवा अच्छी मालूम हुई? क्या बाग की सैर को जी चाहा था? क्या तू नहीं जानता कि चपला भी यहाँ होगी? हरामजादे, बेईमान, अपने बाप के कहने से तूने यह काम किया है। देख, मैं उसकी भी तबीयत खुश कर देती हूँ। यह कहकर फिर मारना शुरू किया। तब पूछा, सच बता, तू कैसे यहाँ आया और चंपा कहाँ गई? मार के खौफ से नाजिम को असल हाल कहना ही पड़ा। वह बोला, चंपा को मैंने ही बेहोश किया है। बेहोशी की दवा छिड़ककर फूलों का गुच्छा उसके रास्ते में रख दिया, जिसको सूंघकर वह बेहोश हो गई। तब मैंने मालती लता के कुंज में डाल दिया और उसकी सूरत बना उसके कपड़े पहन तुम्हारी तरफ चला आया। ले, मैंने सब हाल कह दिया, अब छोड़ दो। चपला ने कहा, ठहर, छोड़ती हूँ, मगर फिर भी 10-5 खूबसूरत कोड़े और जमा ही दिए। यहाँ तक कि नाजिम बिलबिला उठा। तब चपला ने चंद्रकांता से कहा, सखी तुम इसकी निगहबानी करो, मैं चंपा को ढूंढ कर लाती हूँ, कहीं यह बाजी झूठ न कहता हो। चंपा को खोजती हुई चपला मालती लता के पास पहुंची और मोमबत्ती जलाकर ढूंढने लगी। देखा कि सचमुच चंपा एक झाड़ी में बेहोश पड़ी है और बदन पर उसके एक कपड़ा भी नहीं है। लखलखा सुंघाकर होश में लाई और पूछा, क्यों, मिजाज कैसा है, खा गई न धोखा? चंपा ने पूछा, मुझे क्या मालूम था कि इस समय यहाँ अयारी होगी। इस जगह फूलों का एक गुच्छा पड़ा था, जिसको उठाकर सूंघते ही मैं बेहोश हो गई। फिर न मालूम क्या हुआ। हाय हाय, न जाने किसने मुझे बेहोश किया। मेरे कपड़े भी उतार लिए, बड़ी लागत के कपड़े थे। वहां पर नाजिम के कपड़े पड़े हुए थे, जिनमें से 2-1 लेकर चपला ने चंपा का बदन ढका और तब यह कहकर कि मेरे साथ आ, मैं उसे दिखलाऊं जिसने तेरी हालत ऐसी की, चंपा को साथ ले उस जगह आई जहां चंद्रकांता और नाजिम थे। नाजिम की तरफ इशारा करके चपला ने चंपा से कहा, देख, इसी ने तेरे साथ यह भलाई की थी। चंपा को नाजिम की सूरत देखते ही बड़ा गुस्सा आया। वह चपला से बोली, बहन, अगर इजाजत हो तो 2-4 कोड़े मैं भी लगाकर अपना गुस्सा निकाल लूं। चपला ने कहा, हाँ हाँ, जितना जी चाहे इस मुँह को जूतियां लगाओ, बस फिर क्या था। चंपा ने मनमाने कोड़े लगाए, यहाँ तक कि नाजिम घबरा उठा और मन में कहने लगा, खुदा क्रूर सिंह को गारत करे, जिसकी बदौलत मेरी यह हालत हुई है। आखिरकार नाजिम को उसी तहखाने में बंद कर तीनों महल की तरफ रवाना हुई। यह छोटा सा बाग जिसमें ऊपर लिखी बातें हुई महल के संग सटा हुआ है, उसके पिछवाड़े की तरफ पड़ता है और खासकर चंद्रकांता के टहलने और हवा खाने के लिए ही बनवाया गया था। इसके चारों तरफ मुसलमानों का पहरा होने के सबब से अहमद और नाजिम को अपना काम करने का मौका मिल गया था।